कैसे हैं आप लोग। नमस्ते। देखिए, राजस्थान के प्रमुख मेले और राजस्थान के प्रमुख मेले एक नज़र में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मात्र आप लोगों के 8 से 10 मिनट की क्लास लूंगा और उसमें ए टू जेड सवाल आप लोगों को फंसा जाऊंगा। जरा देखिए, राजस्थान के मेले एक नज़र में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सब पे मैं आप लोगों से यहां पे बात करने जा रहा हूं। जरा देखिए, जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, हम कौन से प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा, पहले उससे बात करें तो जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है वो है कोलायत मेला, बीकानेर में लगता है। अब कार्तिक माह की पूर्णिमा को मेला लगता है और कार्तिक माह की पूर्णिमा को मेले कौन कौन से लगते हैं वो देखिए। कोलायत के गुरु चंद्रभागा, एक लाइन लिखेंगे, कोलायत के गुरु चंद्रभागा, कोलायत के गुरु गुरु नानक जयंती, कोलायत के गुरु चंद्रभागा पुष्कर में कार्तिक स्नान करते हैं। पुष्कर मेला, पुष्कर में कार्तिक स्नान करते हैं यानी कार्तिक स्नान पूर्ण। तो कोलायत मेला आता है, गुरु नानक जयंती आता है, कोलायत के गुरु चंद्रभागा, चंद्रभागा पुष्कर में कार्तिक स्नान करते हैं, चंद्रभागा मेला जो कि झालरापाटन में लगता है वो भी आएगा। तो कोलायत के गुरु चंद्रभागा पुष्कर में कार्तिक स्नान करते हैं। कोलायत मेला, गुरु नानक जयंती, पुष्कर मेला, कार्तिक स्नान पूर्ण और चंद्रभागा मेला। कपिल मुनि की तपोस्थली रही है, जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है और कपिल मुनि है वो सांख्य दर्शन के प्रेरणा भी रहे हैं और कोलायत झील यहां का दीपदान प्रसिद्ध है। फिर हमारे पास मेरवाड़ा यानी अजमेर ब्यावर का जो इलाका है उसे हम लोग मेरवाड़ा कहते हैं और मेरवाड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है वो पुष्कर मेला है। कब लगेगा? कार्तिक माह की पूर्णिमा को पूर्ण होता है। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं, ऊँटों की बिक्री यहां होती है, रंगीन मेला कहते हैं और पुष्कर को आप सब जानते हैं, ध्यान रखें आप, हिंदुओं का पांचवा तीर्थ कहते हैं। वैसे हमारे पवित्र झील है लेकिन वैसे देखेंगे तो राज्य की सबसे ये प्रदूषित झील भी है, राज्य की सबसे प्रदूषित झील यानी राज्य की सबसे प्रदूषित झील भी यह है बेटा। राज्य की सबसे प्रदूषित झील, राज्य की सबसे प्रदूषित झील भी ये है, ध्यान रखें आप लोग। यहां पे सफाई के लिए कार्यक्रम चलाया गया, उस कार्यक्रम को पुष्कर समन्वित कार्यक्रम कहा गया है। पुष्कर समन्वित कार्यक्रम, पुष्कर समन्वित कार्यक्रम कहा गया है, पुष्कर समन्वित कार्यक्रम कहा गया है जो कि कनाडा के सहयोग से चलाया जा रहा है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। इसके बाद बागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, देखो एक शब्द होता है बांगड़, बांगड़ बिंदी ऊपर लगाएंगे, माता बहनें बिंदी ऊपर लगाती हैं तो वो शेखावाटी के इलाके में जाएगी। एक शब्द होता है बागड़, बिंदी छूट के गिरेगी तो पैरों में गिरेगी, राजस्थान के पैर तो डूंगरपुर बांसवाड़ा है, तो बांगड़ और बागड़ में अलग अलग है। बागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला माघ माह की पूर्णिमा को लगता है वैनेश्वर मेला जो कि नवा टापुरा में लगता है बेटा, और यहां खंडित शिवलिंग की मूर्ति की पूजा होती है। राजस्थान में खंडित शिवलिंग की मूर्ति की पूजा होती है, भगवान शंकर के अंगूठे की पूजा अचलेश्वर महादेव सिरोही में होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। 3 नदियों का यहाँ पे संगम है बेटा, सोममाही जाखम का त्रिवेणी संगम है, इस स्थान पर त्रिवेणी संगम बनेगा। और हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है वो सीताबाड़ी का मेला है। कौन सा मेला है? सीताबाड़ी का मेला। हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला सीताबाड़ी का मेला 12 में ज्येष्ठ अमावस्या को मेला लगता है। और ज्येष्ठ माह में अमावस्या को लगने वाले मेले कौन कौन से, एक लाइन लिखवा रहा हूं, लिख लेना आप लोग। बड़ मावस को, क्या कहा बेटा मैंने? बड़ मावस को, किसको? बड़ मावस को सती सावित्री के साथ, यानी बड़ मावस, बड़ मावस को सती सावित्री, सती सावित्री मेला, सती सावित्री मेला, बड़ मावस को सती सावित्री के साथ सीता माता के मेले में सीता बाड़ी जाऊंगा, तो सीता माता मेला हो गया, सीता बाड़ी जाऊंगा यानी सीता बाड़ी मेला हो गया। अब बताओ कहां दिक्कत है आप लोगों को कि ज्येष्ठ माह की अमावस्या को बड़ मावस को, बड़ मावस आती है, सती सावित्री आती है, सीता माता का मेला आता है और सीता बाड़ी मेला आता है। मैंने लाइन बोली है, बड़ मावस को, बड़ मावस को, बड़ मावस को सती सावित्री के साथ सीता माता के मेले में सीता बाड़ी जाऊंगा, बड़ मावस को सती सावित्री के साथ सीता माता के मेले में सीता बाड़ी जाऊंगा। सीता माता कहां है बेटा? प्रतापगढ़ में, और सीता बाड़ी कहां है? सिरोही में। इसे शहरी जनजाति का कुंभ कहते हैं, आदिवासियों का अर्ध कुंभ कहते हैं क्योंकि आदिवासियों का कुंभ है बागड़ मेला। बहुत स्पीड के साथ चल रहे हैं बेटा, ये ध्यान रखना आप लोग, कहीं सोचो गुरुजी बहुत स्पीड चल रहे हैं। राजस्थान के आप लोग देखेंगे मध्य प्रदेश सबसे बड़ा मेला भरतरी मेला हो गया। ये भरतरी मेला है कनफटे नाथों का प्रमुख तीर्थस्थल। सवाल पूछता है धर्म में जातियों से संबंधित पूछे, देखो सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है रामदेव जी का मेला है। ये आपके भाद्रपद शुक्ला द्वितीया जिसे बाबा रा बीज के नाम से जानते हैं, बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ
तो इस तिथि को बाबरा बीज कहते हैं। एकादशी को बाबा रामदेव जी ने समाधि ली, तो भादवा के महीने शुक्ल पक्ष द्वितीया से एकादशी तक मेला लगता है। एक दिन पहले यानी भादवा के महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी को यहाँ पे जो समाधि लेगी वो डाली बाई लेंगी। जैन सद्भावना का सबसे बड़ा मेला, हिंदू जैन सद्भावना का सबसे बड़ा मेला ऋषभ देव उदयपुर में। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं बेटा, एक गांव है जिस गांव का नाम धुलेव गांव है। ये जो धुलेव गांव है, धुलेव गांव, और एक धूलीधू गांव है। कौन सा गांव बेटा? धूलीधू गांव है। तो धूलीधू गांव है, ये धूलीधू गांव कहां पड़ता है? ध्यान रखें आप लोग, अलवर में पड़ता है। और धुलेव गांव कहां पड़ता है बेटा? उदयपुर में पड़ता है। धुलेव गांव में केसरी नाथ जी का मंदिर है, ये ध्यान रखें आप लोग। कौन सा मंदिर है बेटा? केसरी नाथ जी का मंदिर है। और धूलीधू गांव है अलवर में, धूलीधू गांव अलवर में, यहां पे आप लोग लालदास जी का जन्म स्थली है। तो लालदास जी की जन्म स्थली धुलेव गांव अलवर में है, और धूलीधू गांव अलवर में, और धुलेव गांव उधर में उदयपुर में केसरी नाथ जी का मंदिर है। हिंदू सिख सद्भावना का सबसे बड़ा मेला आप लोगों की कोलायत वाला, सिखों का सबसे बड़ा मेला शाह हवा का मेला है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। गरासियों का सबसे बड़ा मेला सियावा मेला सिरोही है। यहां जीवन साथी को चुनते हैं। कभी आपसे पूछे वो जनजाति जहां मेलों में जीवन साथी को चुनती है, तो ध्यान रखें यहां पे जीवन साथी को चुनते हैं, जीवन साथी को चुनते हैं। ये गराजंसी का सबसे बड़ा मेला है। इस मेले को आम आदमी का मेला कहते हैं या मनखोरों का मेला कहते हैं। आम आदमी का मेला या बेटा इसे मनखोरों का मेला कहते हैं, ये ध्यान रखें। जीवन साथी चुनते हैं। भीलों का सबसे बड़ा मेला वेणेश्वर धाम हो ही गया माघ माह की पूर्णिमा को। तो यहां से बेटा कोई न कोई आप लोगों को सवाल देखने को मिलेगा। इसके बाद आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, शिवलिंग की पूजा होती है, ज्येष्ठ माह ये हो ही गया। मीणा का सबसे बड़ा मेला रामेश्वर धाम, यहां पे बनास चंबल सीप का त्रिवेणी संगम है। किस किस का? बनास का, चंबल का और सीप का त्रिवेणी संगम है। तो बनास चंबल का सीप का त्रिवेणी संगम मीणा प्रयाग के नाम जाना जाता है। बाकी रहा आप लोगों के लोक देवता, लोक देवी, लोक संत, ये हम अलग से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। इंपोर्टेंट ये फैक्ट थे मैंने आप लोगों को दिया है। तो बिल्कुल आप हमारे 5-7 मिनट के इस एंटीबायोटिक सीरीज में बने रहें और अच्छे स्कोर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा परिवार का हिस्सा बने। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल रहेगी, तो टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन करें। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब। बेटा क्लास को शेयर करें, अगर हमारी बातें आपको पसंद आ रही हैं तो क्लास को शेयर करके हमारे हौसले अफजाई जरूर करें। थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? नमस्ते सभी को, राम राम साथियों। फिर से आप लोगों का 10 मिनट शो में स्वागत है। इसमें बात करेंगे राजस्थान में महत्वपूर्ण पर्यटन संबंधित स्थान है, चाहे वो पार्क है या कोई और है, सब पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। और डायरेक्टली पर्यटन का आप लोगों को पार्ट नंबर 1 दे दिया है और पर्यटन का आप लोगों को पार्ट नंबर 2 मिल रहा है। डायरेक्टली आप लोगों के पार्क, म्यूजियम या स्थान से संबंधित आपके पर्यटन सवाल बनता है। मैं समझता हूं ये 5 से 7 मिनट क्लास होने वाली है, बहुत जबरदस्त क्लास रहेगी। यदि पसंद आए आप लोगों को तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें और क्लास को लाइक और शेयर करके मेरा हौसला अफजाई करें। साथियों देखिए, राजस्थान में पर्यटन महत्वपूर्ण तथ्य की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करें म्यूजियम। देखिए राजस्थान में यहां पे 3 म्यूजियम की बात की है मैंने। गांधी दर्शन, सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम, गांधी दर्शन की बात की हम लोगों ने। तो यहां पे 3 म्यूजियम की आप लोग बात करेंगे। नंबर एक तो आप लोगों के पहला वैक्स म्यूजियम, पहले क्या कहेंगे? पहला वैक्स म्यूजियम। इसके बाद कौन सा? फिर हमने सिलिकॉन कहा है और फिर बेटा गांधी दर्शन कहा है। अगर गांधी जी के दर्शन करने हैं तो फिर तो भाई हम जयपुर में जाएंगे, राजधानी में जाएंगे। तो गांधी जी तो भाई सेंट्रल नेता रहे यार, वो स्टेट नेता थोड़ी है, वो तो सेंट्रल नेता रहे। तो सेंट्रल पार्क जयपुर में। सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम कहां है? नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में। और पहला आपसे वैक्स म्यूजियम की बात करेगा उदयपुर। तीनों क्लियर? पहला पूछिए आप लोगों से बेटा उदयपुर, अगर आपसे सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम की बात करेगा नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में, और तीसरा गांधी दर्शन की बात करेगा सेंट्रल पार्क जयपुर में। तीन क्लियर? तो राजस्थान का पहला वैक्स म्यूजियम उदयपुर, सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में, और गांधी दर्शन म्यूजियम की बात करेगा तो सेंट्रल पार्क जयपुर में। 3 हो गए। अब आते हैं हम लोग कि राजस्थान में प्रमुख पार्क कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करेंगे राज्य का पहला सैंड आर्ट पार्क कहां है? पुष्कर में। ध्यान रखना आप लोग, पहला पुष्प पार्क की बात करें आप लोगों से, पहला पुष्प पार्क, ध्यान रखना आप लोग, पहला पुष्प पार्क। बेटा थोड़ा स्पीड जरूर है मेरी रिवीजन क्लास में। पहला पुष्प पार्क, पहला पुष्प पार्क। तो पहला पुष्प पार्क है वो कहां है? आप लोगों के पुष्कर में है। कहां है बेटा? पुष्कर में है। और आपसे पहला सैंड आर्ट पार्क, क्या कहा मैंने? सैंड आर्ट पार्क। तो सैंड आर्ट पार्क है वो भी कहां बनेगा? ध्यान रखें आप लोग, पुष्कर में।
महाराणा प्रताप ने क्या पराजय स्वीकार की? नो सर, बिल्कुल स्वीकार नहीं की। तो महाराणा प्रताप स्मारक नौसरा घाटी अजमेर में। नो सर, महाराणा प्रताप जी ने कोई पराजय प्राप्त ये ध्यान रखें आप लोग, स्वीकार नहीं की। तो नौसरा घाटी कहां है? अजमेर में। ये ध्यान रखें आप लोग। क्लियर? आगे बात करते हैं। टेम्पल टाउन घोषित, देखो आपका पहला पुष्प पारक, पहला पुष्प पारक, फिर हमने कहा सैंड एंड आर्ट पार्क, ये भी यहां हो गया। टेम्पल टाउन घोषित कौन सा? पुष्कर, है ना। तो पहला पुष्प पार्क, इसके बाद हम लोग कह रहे हैं यहां पे राज्य का पहला सैंड एंड आर्ट पार्क, है ना। तो राज्य का पहला क्या कहा मैंने? राज्य का पहला सैंड आर्ट पार्क पुष्कर में। महाराणा प्रताप स्मारक नौसर घाटी अजमेर में। और टेम्पल टाउन घोषित किया किसको? पुष्कर को। अब पुष्कर में एक तो सैंड आर्ट पार्क हो गया, एक पुष्प पार्क हो गया, एक टेम्पल टाउन हो गया, ठीक है। इसके बाद विजिटर्स सेंटर्स और इकोलॉजी पार्क लीला सेवड़ी पुष्कर। कौन सा बेटा? लीला सेवड़ी पुष्कर। कौन सा? लीला सेवड़ी पुष्कर। और ध्यान रखें, राज्य का प्रथम हेरिटेज तीर्थ और स्मारक, ध्यान रखना, पहला रुक जाइए, पहला हेरिटेज पार्क, पहला हेरिटेज स्मारक, ये भी लिख दीजिए ना पुष्कर में आप लोग, क्या दिक्कत है। पहला हेरिटेज स्मारक वो आपका ब्रह्मा जी का मंदिर आ जाएगा। ब्रह्मा जी का मंदिर कौन सा? पुष्कर वाला। ब्रह्मा जी का मंदिर कौन सा बेटा? पुष्कर वाला। ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर वाला, ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर वाला। तो पहला हेरिटेज स्मारक ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर वाला। पहला हेरिटेज पार्क की बात करेंगे तो ये आपका पुष्कर में हो गया। अगर आपसे हेरिटेज नगर की बात करें तो ब्रज नगर झालावाड़ में 1991 में शुरू हुई। 50 साल से पुराने जो हमारे स्मारक है उन्हें हेरिटेज का प्रमाण पत्र दिया जाता है, ठीक है। तो विजिटर सेंटर्स, तो आपके यहां पुष्कर में कई हो गया, टेम्पल टाउन हो गया, पहला सैंड आर्ट पार्क हो गया, पहला पुष्प पार्क हो गया, पहला हेरिटेज स्मारक हो गया और पहला हेरिटेज पार्क हो गया। पंचकर्म चिकित्सा पुष्कर अजमेर में। देखो एक पॉइंट और आ गया, अब आपको एक मजा आएगा। पहला पंचकर्म चिकित्सा पुष्कर अजमेर में, टेम्पल टाउन पुष्कर में, पुष्प पार्क पुष्कर में, सैंड आर्ट पार्क पुष्कर में, पहला हेरिटेज पार्क पुष्कर में, पहला हेरिटेज स्मारक ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में, ठीक है। तो आप लोगों के पुष्कर अजमेर, आबू सिरोही उदयपुर में, सिटी पार्क मानसरोवर जयपुर में। अब सिटी के पार्कों में हमें सफाई करनी है तो ध्यान रखें सिटी पार्क कहां है? मानसरोवर जयपुर में। तो ध्यान रखें यहां पे स्वच्छता, क्या बेटा? स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई है। स्वच्छता अभियान 2025 की शुरुआत, करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, वो कहां? सिटी पार्क में, है ना। क्या कहा मैंने? स्वच्छता अभियान 2025। तो स्वच्छता अभियान 2025 की शुरुआत कहां से हुई है कि सर ये स्वच्छता की सफाई करनी है, ये तो हम लोगों को सिटियों के पार्क में जाना पड़ेगा, तो मानसरोवर में, है ना। सिटी पार्क एंड फाउंटेन स्क्वायर इसका नाम है। थोड़ा सा मेहनत करने की आप लोगों को आवश्यकता रहेगी, थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त करते रहेंगे। चले आगे। क्रिएटिव सिटी, क्या कहा मैंने? क्रिएटिव सिटी। तो ध्यान रखें आप लोग, जयपुर में। भाई लोक संस्कृति और क्राफ्ट के कारण हम क्रिएटिव सिटी कहते हैं किसको? जयपुर को। राज्य का सबसे ऊंचा झंडा सिटी पार्क में। अब सिटी पार्क में हमने बात की थी आप लोगों के, स्वच्छता अभियान 2025 सिटी पार्क से शुरू हुआ। और ध्यान रखें राज्य का सबसे ऊंचा झंडा भी कहा है? सिटी पार्क जयपुर में। गांधी दर्शन, हमने कहा ना गांधी दर्शन म्यूजियम कहां है? गांधी का दर्शन करना है तो हमें सेंट्रल पार्क में जाना पड़ेगा, जयपुर। जियोलॉजिकल पार्क झालाना डूंगरी जयपुर में। स्केपलेचर पार्क नाहरगढ़ जयपुर में। अब देखो आपसे पूछेगा सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम, अब देखो सीधी पूछेगा आप लोगों से, वैक्स म्यूजियम वो कहां है? उदयपुर में। अब आपसे सिलिकॉन की बात कर रहा है, नाहरगढ़ जयपुर में, है ना। और गांधी दर्शन म्यूजियम की बात कर रहा है, जयपुर में। गांधी दर्शन म्यूजियम की बात कर रहे बेटा, कहां है? जयपुर में। याद कीजिए फटाफट, थोड़ा सा बेटा देखो जोर लगाना पड़ेगा। मैं समझता हूं मेरी स्पीड के साथ क्लास है, ये बहुत स्पीड के साथ है, रिवीजन के लिए बहुत स्मार्ट है, ये ध्यान रखिए, रिवीजन के लिए बहुत जबरदस्त स्मार्ट है, ये ध्यान रखिए आप लोग। नाहरगढ़ में किशनगढ़ डेजर्ट पार्क, वो किशनगढ़ नहीं है बेटा, ये किशनगढ़ डेजर्ट पार्क नाहरगढ़ वाला है। तो ध्यान रखिए आप लोग, नाहरगढ़ में एक तो सिलिकॉन वैक्यूम म्यूजियम, एक आपके बात करेंगे डेजर्ट पार्क, प्रथम पैरा ग्लाइडिंग प्लेस आस पर्वत सीकर में,
हर्ष, देखो भाई, पैरा होते हैं ना, पैरा लोग होते हैं, वो बेचारे बहुत अरमान होते हैं उनके, है ना, वो हर्ष होते हैं, खुल हर्ष उल्लास से रहते हैं हर्ष पर्वत सीकर में। राज्य का पहला विवेकानंद संग्रहालय, तो राज्य का पहला विवेकानंद संग्रहालय, क्या कहा मैंने, राज्य के पहला विवेकानंद संग्रहालय खेतड़ी झुंझुनू में है। विभूति पार्क फतेह सागर झील उदयपुर में है। इको टूरिज्म पार्क गुलाब बाग जयपुर में है। इको टूरिज्म जालाना वन जयपुर में है। देश का पहला नाइट टूरिज्म जो नाइट में खुला होता है आमेर महल जयपुर में है। और पीकॉक गार्डन मालवीय नगर जयपुर में। एक सवाल आप लोगों को 100% यहां से मिल जाएगा, 2-3 बार आप क्लास को देखेंगे। पीकॉक गार्डन मालवीय नगर जयपुर। देश का पहला नाइट टूरिज्म आमेर महल जयपुर। इको टूरिज्म जालाना वन जयपुर, है ना। इको टूरिज्म बर्ड पार्क, बर्ड तो आपका कहां है, ध्यान रखें, उदयपुर में। विभूति पार्क फतेह सिंह तो बहुत विभूति, तो फतेह सागर आप लोगों के। राज्य का पहला विवेकानंद संग्रहालय खेतड़ी झुंझुनू। भाई विवेकानंद जी कहां है, स्वामी विवेकानंद जी कहां है, खेतड़ी महल आए ना, तो ये लीजिए। अरे गुरुजी फतेह कर देते हैं, जो विभूति होती है ना वो बिल्कुल फतेह करती हैं। क्या कहा मैंने, जो विभूति होती है ना वो क्या करती है, फतेह करती हैं। जो विभूति होती है वो क्या करती है, फतेह करती है। तो विभूति कहां हो गया, फतेह सागर झील उदयपुर में। इको टूरिज्म बर्ड पार्क, बर्ड तो उदयपुर में, ये ध्यान रखें आप लोग। इको टूरिज्म जालाना पार्क, अगर इको टूरिज्म सीधा कहे तो जालाना जयपुर में, और इको टूरिज्म बर्ड पार्क कहे तो गुलाबबाग उदयपुर में। और पहला नाइट टूरिज्म कौन सा है, आमेर महल जयपुर में, और पीकॉक गार्डन मालवीय नगर जयपुर में। तो बेटा बने रहे हमारे साथ और तरीके से स्मार्ट अपनी तैयारी को मजबूत करें आगे। और अभी तो देखिए आप लोग कि एशिया का तीसरा हाथी गांव बहुत बार पूछता है, एशिया का तीसरा हाथी गांव कहां है, कुंडा गांव आमेर में। यही हमारे पास कालबेलिया स्कूल ऑफ आर्ट्स है। और कालबेलिया की बागड़िया, कालबेलिया के बागड़िया की छोरी शंकरिया, कालबेलिए बागड़िया की छोरी शंकरिया इंडोनी लेके पानी लेने जाती है, इंडोनी लेके पानी लेने जाती है, देखकर सपेरा पूंगी बजाता है, देखकर सपेरा पूंगी बजाता है, देखकर सपेरा पूंगी बजाता है। तो मैंने क्या कहा, कालबेलिया बागड़िया की छोरी शंकरिया, कालबेलिया बागड़िया की छोरी शंकरिया इंडोनी लेके पानी लेने जाती है, देखकर सपेरा पूंगी बजाता है। क्या कहा, दोबारा सुनिए बेटा, बागड़िया की छोरी, बागड़िया की छोरी शंकरिया इंडोनी लेके पानी लेने जाती है, देखकर सपेरा पूंगी बजाता है। ये कालबेलिया जाति के नृत्य है। कई बार पूछ लेता है कौन सा है, तो एशिया का तीसरा हाथी गांव कुंडा गांव आमेर में, और कुंडा गांव आमेर में ही कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस है, और गुलाबबाई इसकी प्रमुख कलाकार है, इनके द्वारा स्थापना की गई। ओवन थिएटर ये चल जाएगा। आयुर्वेद गांव ये पूछ सकता है आप लोगों से। उदयपुर के कैलाशपुरी और हवाला ग्राम में। मीरा संग्रहालय भी उदयपुर में है। महाराणा प्रताप की अगर हम प्रतिमा की बात करें तो बेटा गोगुंदा उदयपुर में है। सवाई माता इको टूरिज्म क्षेत्र बांसवाड़ा में है, कोई इंपोर्टेंट नहीं है। यहां से इंपोर्टेंट है, राज्य का पहला हैंगिंग ब्रिज चंबल पे और दूसरा आ जाइए माही पर। हैंगिंग ब्रिज तो नदी पर होगा, नदी अगर पहला पूछे तो चंबल पे और दूसरा पूछे तो आप लोग माही पे। क्लियर, ये ध्यान रखिए आप लोग। इसके बाद महाराणा प्रताप का प्रतिमा है वो गोगुंदा उदयपुर में। जनजाति संग्रहालय शहीद स्मारक तो आपको पता है मानगढ़ की पहाड़ियां बांसवाड़ा में है बेटा। 10 मिनट में वो तथ्य मैंने आपको एग्जाई करके दिए हैं जहां से बेहतर क्वेश्चन बन सकता है। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए रायथन क्लासेस टेलीग्राम को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब। कैसे हैं आप लोग, नमस्ते, राम राम। देखिए पर्यटन उद्योग की बात करूंगा, आप लोगों को बहुत टेंशन कि सर पर्यटन को कैसे याद करें। मुझे भी टेंशन होती थी, लेकिन जिस तरीके से मैंने मैटर को डिजाइन किया है मित्रों, जिस तरीके से मैं आपके बीच में रखूंगा, A to Z याद होगा और बड़े 10 मिनट बड़े काम के। हाँ, यदि आप लोगों को वाकई पसंद आए तो क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आइए साहब फटाफट स्पीड से घड़ी लगा लीजिए, 10 मिनट भी मेरे लिए ज्यादा होंगे, 10 मिनट मेरे लिए ज्यादा होंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि सर पर्यटन है वो एक निर्धूम उद्योग है। पहले हम सनों की बात कर लेते हैं, क्या है, निर्धूम उद्योग है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा, फटाफट सुनते रहेंगे आप लोग, पर्यटन को उद्योग का दर्जा, उद्योग का दर्जा हम लोग कहेंगे कब दिया गया, हम लोग कहेंगे 1989 में दिया गया, मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर। अगर यही आप लोगों से बात करेगा जन उद्योग की, किसकी बात करेगा, जन उद्योग की बात करेगा, तो जन उद्योग का दर्जा कब दिया गया, 2004-5 में। अगर आपसे पर्यटन पुलिस की बात करेगा, किसकी बात करेगा, पर्यटन पुलिस की बात करेगा, तो पर्यटन पुलिस बल 2000 में, कब, 2000 में। अगर आपसे पर्यटन पुलिस बल अभियान, पुलिस बल अभियान,
पर्यटन पुलिस बल अभियान। अगर पर्यटन पुलिस बल अभियान की बात करेगा तो 2024 में चलाया गया। कब चलाया गया? 2024 में चलाया गया। कब चलाया गया? पर्यटन पुलिस बल अभियान 2024 में चलाया गया। अगर आपसे पूछेगा राजस्थान, फटाफट सुनते रहिए बेटा, राजस्थान पुरातत्व विभाग, है ना, राजस्थान पुरातत्व विभाग संग्रहालय विभाग 1950 में। अगर आपसे पूछेगा राजस्थान निदेशालय, राजस्थान पर्यटन निदेशालय, तो बेटा राजस्थान पर्यटन निदेशालय की बात करेंगे 1955 में। लेकिन इसके एक साल बाद यानी राजस्थान आपसे पर्यटन विभाग की बात करें, किसकी बात करें बेटा? राजस्थान पर्यटन विभाग। तो ध्यान रखना, राजस्थान पर्यटन विभाग 1956 में आया है, और ध्यान रखे पर्यटन निदेशालय पहले आया है। ठीक है, विभाग कब आया है? 1956 में, निदेशालय 1955 में आया है। चले भाई, हर पांचवा पर्यटक हमारे राजस्थान में आता है ना, ये ध्यान रखें आप लोग। ये आंकड़ा गजब का आंकड़ा है। हमसे कहेंगे 2024 में, 2024 के आंकड़े हमारे पास में, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार 2024 में हमारे कुल पर्यटक कितने आए? फटाफट बेटा, कुल पर्यटक कितना आए? हम लोग कहेंगे सर 23 में 2 का ही अंतर है। 23 में 2 आता है, 2 आता है तो 2 का अंतर, 23 21.56 लाख। ठीक है, ये क्या हो गया? कुल हो गया। सर 2 का मामला गजब का है गुरुजी, 2 का मामला गजब है। और पर्यटक आएगा ना 277 ही आएगा, 277 आएगा, 20.72 लाख। 72 लाख ये कौन से पर्यटक है? ध्यान रखें आप लोग, ये हमारे विदेशी पर्यटक आए। 277 आएगा हमेशा, यहां भी आप लोग बात करेंगे 277 आएगा, 2280.84 लाख, है ना, 22। ये हमारे कौन से पर्यटक है बेटा? स्वदेशी पर्यटक है। तो कुल पर्यटक हमारे 2 का अंतर है। 23 और 21 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर। 23 और 21 में 2 का अंतर है। 23 और 21 में कितना अंतर है? 2 का अंतर है। 23 और 21 में 2 का अंतर है, तो 23 21.56 लाख कुल पर्यटक। 2 है तो 2 ही आ जाएगा, या 2 है तो 277 रहेगा, 20.72 लाख। 277 है ना, तो 27 यहां ले लिया, 2280 यानी 2280.84 स्वदेशी पर्यटक आते हैं। बात करते हैं हमारे पास में कि साहब ये पर्यटक कब आता है? देखो विदेशी पर्यटक है ना बेटा, सबसे ज्यादा कब आएगा? ये नवंबर के आता है। कब आता है? नवंबर में। नवंबर में विदेशी पर्यटक सर्वाधिक आता है। सर्वाधिक कब आता है? नवंबर में। विदेशी पर्यटक सर्वाधिक कब आता है बेटा? नवंबर के महीने में। नवंबर के महीने में विदेशी पर्यटक सर्वाधिक आता है। और अगर देशी पर्यटक की बात करेंगे, देशी तो बरसात का मजा लेता है, और मजा कब आता है? बरसात का अगस्त के महीने में आता है। ये तो सर्वाधिक हो गया। न्यूनतम की अगर आपसे बात करेगा, न्यूनतम चाहे देशी हो चाहे आपके स्वदेशी हो, जनवरी में, ये भी जनवरी में आएगा। आपसे कहेगा बताइए भाई सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आता कहां से है, यानी ये कहां कहां जाता है? तो आप 3 जिले ध्यान रखेंगे। नंबर 1 स्वदेशी पर्यटक सर्वाधिक कहां आता है? स्वदेशी पर्यटक सर्वाधिक कहां आता है? स्वदेशी पर्यटक सर्वाधिक कहां आता है? तो आप लोग कहेंगे देखो सर जयपुर में आता है। कहां आता है? जयपुर में आता है। फिर हम कहेंगे उदयपुर में आता है। फिर हमारे पास कहां आता है? जोधपुर में। ये ध्यान रखें। और यही 3 पर्यटन पुलिस थाने हैं राजस्थान में, 3 पर्यटन पुलिस थाने, जयपुर में, जोधपुर, उदयपुर में, जोधपुर में। तो सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जयपुर में, उसके बाद उदयपुर में, उसके बाद जोधपुर में, जयपुर में, उसके बाद उदयपुर में, उसके बाद में जोधपुर में। ये अगर स्वदेशी पर्यटक की बात करें, सर्वाधिक सीकर में आता है, चित्तौड़गढ़ में आता है। तो ये क्लियर हुआ हमारा, यहां तक कोई दिक्कत? आगे चलते हैं बेटा। क्लास को यदि आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। सब ज्यादा कहां से आता है? अमेरिका से आए हैं। ठीक है, हमारे पास राजस्थान टूरिज्म ऑफिशियल ऐप लॉन्च हो गया 2021 में, यहां तक याद कर चुके हैं। पर्यटन स्लोगन, अब मजा आएगा आप लोगों को, चुटकियों में पर्यटन स्लोगन याद करवाऊंगा। जरा देखिए, हमने कहा ढोला मारू, पहले गीत सुन लीजिए। ढोला मारू, ओ भाई ढोला मारू सुन रहे हैं क्या? ढोला मारू पधारो ने हमारे देश, ढोला मारू पधारो मारे देश, पधारो मारे देश, मारे देश, ढोला मारू पधारो मारे देश। क्या कहा? ढोला मारू। क्या कहा? ढोला मारू पधारो मारे देश। क्यों पधारो? क्योंकि मारो रंगीलो राजस्थान है, और आप आएंगे तो पता नहीं जाने क्या दिख जाए, है ना, आएंगे तो पता नहीं जाने क्या दिख जाए, जाने क्या दिख जाए, जाने क्या दिख जाए, जाने क्या दिख जाए। इसलिए आप पधारो मारे देश, आप पधारो मारे देश, पधारो मारे देश। यानी कि 1978 में ढोला मारू, ध्यान रखा निरंजन जी ने दिया था 1978 में ढोला मारू। फिर हमारा 1993 में पधारो मारे देश। फिर 2008 में रंगीलो राजस्थान, 8 दूनी 16, 2016 में जाना क्या दिख जाए, और फिर हम लोग बात कर रहे हैं 2019 में फिर हमारे पधारो मारे देश। 2019 में फिर पधारो मारे देश। तो आराम से याद होगा, ढोला मारू पधारो मारे देश, रंगीलो राजस्थान जाने क्या दिख जाए, पधारो मारे देश। इस तरीके ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारे पास में यहां अगर देखें हम लोग
तो राज्य का पर्यटन विभाग का पंचवाक्य है वो है राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को और पर्यटन भारतीय पर्यटन दिवस है वो 25 जनवरी को। देखिए एक हमारा बेटा पाटा पुरस्कार होता है, पर्यटन के लिए सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार दिया जाता है, किसके लिए? पर्यटन के लिए। अगर पर्यटन के लिए पूछे आप लोगों से पर्यटन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, पर्यटन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, तो पर्यटन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार उसे कहते हैं पाटा पुरस्कार। पाटा पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? 1985 से। राजस्थान को कब मिला? 2010 में कि सर्वश्रेष्ठ। अब पर्यटन का हम प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं बेटा, पर्यटन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो पर्यटन के प्रचार प्रसार के लिए क्या बनी? 2 फिल्में बनी। पर्यटन के प्रचार प्रसार लिए कितनी? 2 फिल्में बनी बेटा। एक फिल्म का नाम है राजस्थान लगे कुछ अपना सा, राजस्थान लगे कुछ अपना सा, और रोमांस ऑफ राजस्थान। ये 2 फिल्म है जो पर्यटन को ये क्या कर रहे हैं, ध्यान रखें आप लोग, ये क्या कर रहे हैं? पर्यटन को प्रचार प्रसार के लिए। तो एक तो है राजस्थान लगे कुछ अपना सा और रोमांस ऑफ राजस्थान, 2 ये फिल्में हैं जो पर्यटन को बढ़ाने के लिए। आर्थिक समीक्षा की थोड़ी थोड़ी बात करें हम लोग, तो एक तो ध्यान रखना राजस्थान पर्यटन इकाई नीति, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024। इसके अलावा ध्यान रखेंगे ग्रामीण पर्यटन नीति बेटा, ग्रामीण पर्यटन नीति, ग्रामीण पर्यटन नीति। अगर आपसे ग्रामीण पर्यटन नीति की बात करेगा, ग्रामीण पर्यटन नीति की बात करेगा, तो आप लोग कहेंगे ग्रामीण 2022, ऐसे याद रखेंगे। इको टूरिज्म पर्यटन नीति, इको टूरिज्म पर्यटन नीति ध्यान रखें 2010 में। फिर हमारे पास देखेंगे नवीनतम 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 इको टूरिज्म नीति, नवीनतम इको टूरिज्म नीति, नवीनतम ये आप लोगों 2021 में। फिर राजस्थान पर्यटन नीति 2022 में, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन नीति 2022, राजस्थान फिल्म पर्यटन नीति ये भी 2022 आएगी, और नवीनतम पर्यटन इकाई है वो 2024 में आएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद हमारे स्मारक स्थल हैं जैसे छनेरी, पंदरी, देवालय, झालावाड़ और सिवाड़ा किला, अब बालोतरा में हो गए, ध्यान रखें आप लोग। पर्यटन सहायता बल अभियान, 2 बात ध्यान रखना, अगर आप लोगों से पूछेगा पर्यटन सहायता पुलिस, है ना, पर्यटन सहायता पुलिस की स्थापना 2010 में, ये ध्यान रखें आप लोग। पुलिस थाने कहां कहां है? तो पुलिस थाने वहां है जहां सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जाते हैं। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहां गए? जयपुर में गए बेटा। इसके बाद कहां गए? उदयपुर में गए। इसके बाद कहां गए? जोधपुर में। जहां सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जाते हैं, क्या कहा मैंने? जहां सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जाते हैं, जहां सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जाते हैं, जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जाते हैं। तो सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जाते हैं जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, वहां पुलिस थाने भी है। तो आपसे पुलिस पर्यटन बल की बात करें 2002 है, लेकिन 2010, लेकिन ध्यान रखना आप लोग यहां पे पर्यटन सहायता बल अभियान की बात करेगा 2024। पर्यटन पुलिस 2000 ध्यान रखें आप लोग, और सहायता अभियान की बात करेगा 2024 में। तो बेटा 1 घंटे क्लास को मात्र 10 मिनट में लाया हूं, और उम्मीद है कि आप लोग इन आंकड़ों को याद करने में कामयाब होंगे। बने रहे हमारे 10 मिनट शो के साथ, बिल्कुल आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें ताकि अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए यहां हम लोग जो बात कर रहे हैं, एक प्रश्न है राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक कौन थे, इसका तो आप लोगों को आंसर देना है। अब जितने भी राजस्थान के साहित्य से संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं जिनका पहला स्थान है, ये 5 मिनट में आपको करवा के जा रहा हूं। और एक सवाल आप लोगों का पक्का बनेगा, यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आए, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए, तो हमें फॉलो करेंगे, हमारे साथ कंटिन्यू रहेंगे आप लोग परीक्षा तक, ताकि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दूं। अब इसी प्रकार के आप लोगों को एंटीबायोटिक जीके की जरूरत है। देखिए क्या कहा मैंने, राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक कौन है, क्या पूछा है? राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक कौन थे? देखिए एक नाम आता है आप लोगों का शिवचंद भरतिया, आप पहले आंसर देंगे। हमारे पास नाम आता है शिवचंद भरतिया। क्या नाम आता है बेटा? शिवचंद भरतिया। शिवचंद भरतिया की बात करेंगे, शिवचंद भरतिया, ये एक हमारे पास नाम आया है। क्या आया? शिवचंद भरतिया। इन्होंने क्या किया, राजस्थान का पहला उपन्यास इनके द्वारा लिखा गया। पहला, एक तो हो गया पहला उपन्यास भी इनके द्वारा लिखा गया, और ध्यान रखें पहली कहानी भी इनके द्वारा लिखी गई। पहली कहानी, तो पहली कहानी है ये, पहली कहानी भी इनके द्वारा लिखी गई। तीसरी बात करें पहला नाटक, तो पहला नाटक है ये, पहला नाटक भी इनके द्वारा लिखा गया। पहला उपन्यास है, उनका नाम है कनक सुंदर।
राजस्थान का पहला उपन्यास कनक सुंदर है, ध्यान रखें, कनक सुंदरी भी हम कह देते हैं। और राजस्थान का पहला कहानी है, वो कहानी विश्रांत विलास है। राजस्थान की पहली कहानी का नाम क्या है? विश्रांत विलास। पहली कहानी है उसका नाम क्या है? विश्रांत विलास। और पहला नाटक है उसका नाम है केसर विलास। नाटक का नाम क्या है बेटा? केसर विलास। तो केसर विलास क्या हो गया? पहला नाटक, पहली कहानी विश्रांत विलास और पहला उपन्यास कनक सुंदरी हो गया। यानी इनको लिखने वाले कौन हो गए? शिवचंद भरतिया। इसका मतलब पहले उपन्यासकार भी ये हो गए, पहले कहानीकार भी हो गए, पहले नाटककार भी हो गए। यानी ये क्या हो गए? उपन्यासकार भी हो गए। पहला उपन्यासकार हो गए, पहला नाटककार हो गए और पहला कहानीकार हो गए। अब आप लोग यहां पे गलती मत करना, नाटककार, कहानीकार। अब यहां पे दिक्कत यह है कि आप यहां उल्टा मत कर देना, इधर आप कह पहली कहानी की बात कर रहा है। कहानी तब सुनता है तब हम विश्राम करते हैं, कहानी तब सुनते हैं तब विश्राम करते हैं। तो कहानी हो गई विश्रांत विलास, और नाटक केसर खाने वाले नाटक करते हैं। तो हम कहानी कब सुनते हैं? जब काम करते हैं तब क्या? नहीं सर, विश्राम करते हैं तब। तो विश्रांत विलास, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों का बनता है। देखिए हमारे पास दो रचना है, एक का नाम है भरतेश्वर बाहुबली, भरतेश्वर, भरतेश्वर बाहुबली, भरतेश्वर बाहुबली। एक का नाम है भरतेश्वर बाहुबली घोर है बेटा, और एक का नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास है। एक तो ध्यान रखें आप लोग, दोनों रचनाएं अलग अलग है, भरतेश्वर बाहुबली रास और भरतेश्वर बाहुबली घोर। ये जो रास है और घोर है दोनों अलग अलग है। घोर के रचनाकार है उनका नाम है वज्रसेन सूरी। घोर के रचनाकार का नाम क्या है? वज्रसेन सूरी। और ध्यान रखें रास के रचनाकार है उनका नाम है शालीभद्र सूरी। क्या नाम बेटा? शालीभद्र सूरी। ये रचना 1168 ईस्वी की है और ये रचना 1184 ईस्वी की है। कभी आपसे पूछे राजस्थानी की प्रथम रचना कौन सी है, तो आप लोग कहेंगे राजस्थानी की प्रथम रचना है वो भरतेश्वर बाहुबली घोर है। देखो घोर गड़बड़ मत करना आप, घोर आदमी होता है वो घूर घूर के देखता है, कठोर होता है, कठोर का मतलब वज्र होता है, रास, रस का मतलब ठंडा होता है। तो भरतेश्वर बाहुबली रास, रास का मतलब ठंडा होता है, इसका मतलब शालीभद्र सूरी। रास का मतलब क्या होता है? ठंडा होता है, इसका मतलब शालीभद्र सूरी। तो भरतेश्वर बाहुबली रास ये शालीभद्र सूरी की रचना है। दोनों रचनाएं कौन शताब्दी की? 12वीं शताब्दी की। तो सीधी सी बात है, कभी आप लोगों से पूछेगा कि राजस्थानी भाषा की शुरुआत कहां से हुई है ना, राजस्थानी भाषा की शुरुआत कहां से हुई है, तो आप लोग कहेंगे सर 12वीं शताब्दी से। ये अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। 12वीं शताब्दी से राजस्थानी भाषा की शुरुआत हुई है। राजस्थानी भाषा की शुरुआत, तो राजस्थानी भाषा की शुरुआत, राजस्थानी भाषा की शुरुआत, तो राजस्थानी भाषा की शुरुआत कब से हुई है बेटा? 12वीं शताब्दी से हुई है, ध्यान रखें आप लोग। राजस्थानी भाषा की शुरुआत कब से हुई है? 12वीं शताब्दी से हुई है। राजस्थानी भाषा की शुरुआत कब से हुई है? 12वीं शताब्दी से। तो ये ध्यान रखें आप लोग, ये मालूम होना चाहिए आप लोगों को, है ना। तो राजस्थानी भाषा की शुरुआत कब से हुई है? 12वीं शताब्दी से, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर? तो राजस्थानी भाषा की शुरुआत पूछे आप लोगों से 12वीं शताब्दी से, ये ध्यान रखें आप लोग। तो यहाँ पे दो रचनाएं होगी हमारे पास। इसी प्रकार से हमारे पास एक वचनिका है और उस वचनिका का नाम है अचलदास खींचरी वचनिका। अचलदास खींचरी वचनिका, अचलदास खींचरी वचनिका, अचलदास खींचरी वचनिका। देखो एक बात क्लियर समझ लेना, हमारे पास दो वचनिका, एक अचलदास खींचरी वचनिका है और एक भरतेश्वर बाहुबली। एक हमारे पास कौन सी? अचलदास खींचरी वचनिका। अचलदास खींचरी वचनिका है जो किसके द्वारा? शिवदास गार्डन के द्वारा। किसके द्वारा? शिवदास गार्डन के द्वारा गागरोन के किले में रचित की गई। कौन से किले में बेटा? गागरोन के किले में। एक एक चुन चुन के सवाल दे रहा हूं। गागरोन का किला, तो गागरोन का जो किला है, गागरोन का जो किला है उस गागरोन के किले में लिखी गई। इसमें ध्यान रखना जो गागरोन का प्रथम शाखा हुआ था, उस प्रथम शाखा का इसमें उल्लेख है ना, प्रथम शाखा का उल्लेख है। और प्रथम शाखा कब हुआ? 1423 में हुआ। ये ध्यान रखें, ये पहली वचनिका है, ये पहली वचनिका है, गलती मत करना। वो बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका है, वो सबसे लोकप्रिय वचनिका है। कौन सी वचनिका बेटा? बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका। कौन सी? बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका, बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका। ये वचनिका पहली नहीं है, पहली वचनिका ये है। और इसको लिखने वाले कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा। और ये तो आप ध्यान रखें, पृथ्वीराज राठौड़, ये 1580 के आसपास लिखी गई। इसमें लड़ाई की बात की गई, इसका मतलब वीर रस में है, ये भी मालूम होना चाहिए। और यहाँ पे बेली कृष्ण रुक्मणी वचनिका है, इसमें भगवान और कृष्ण रुक्मणी के विवाह की बात की है। तो इसका मतलब इसका रस कौन सा हो जाएगा? श्रृंगार रस हो जाएगा। कौन सा रस हो जाएगा? श्रृंगार रस हो जाएगा।
तो इसका जो रस है वो श्रृंगार रस है, ये ध्यान रखें आप लोग। और इसे हिंदुओं का 5वां वेद व 19वां पुराण कहा है। हिंदुओं का 5वां वेद, हिंदुओं का 5वां वेद, हिंदुओं का 5वां वेद व 19वां पुराण। तो हिंदुओं का 5वां वेद व 19वां पुराण इसे कहा जाता है। 5वां वेद व 19वां पुराण इसे कहा जाता है। हिंदुओं का 5वां वेद और 19वां पुराण कहा जाता है, इसका मालूम होना चाहिए आप लोगों को। एक बार बहुत पूछता है आप लोगों से, हिंदी में प्राचीन लिपि माला किसके द्वारा लिखी गई? बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हिंदी में प्राचीन लिपि माला, हिंदी में प्राचीन लिपि माला, हिंदी में प्राचीन लिपि माला, हिंदी में प्राचीन लिपि माला। तो हिंदी में प्राचीन लिपि माला किसके द्वारा लिखी गई? आप लोग कह देंगे गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा। किसके द्वारा? गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा, है ना। ये तो आपको कनक सुंदर। अगर एक आपने नाम सुना होगा अबलाओं का इंसाफ। अगर आपसे पूछे हिंदी का पहला, राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास, राजस्थान का पहला, ये तो राजस्थान का पहला है, राजस्थानी में है। ये तो राजस्थान का पहला है, राजस्थानी में है। अगर पूछे राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास, तो राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास है, उनका नाम है अबलाओं का इंसाफ। क्या नाम है? अबलाओं का इंसाफ। तो अबलाओं का इंसाफ किसके द्वारा? अंबिका दत्त व्यास द्वारा। किसके द्वारा बेटा? अंबिका दत्त व्यास द्वारा, अंबिका दत्त व्यास द्वारा, अंबिका दत्त व्यास द्वारा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब एक क्वेश्चन मैं आपको पूछने जा रहा हूं कि किस साहित्यकार को कानूनी या कानून की माता कहते हैं? कौन से इतिहासकार है, साहित्यकार है जिन्हें कानूनी या कानून की माता कहते हैं? कानूनी या कानून की माता कहते हैं, कानून की माता कहते हैं। आप रेगुलर क्लास में रहेंगे तो आप लोगों को एक क्लास है जो रेगुलर मिल रही है शाम को, आप 9:30 बजे उपस्थित रहेंगे। कितने बजे? 9 बजे प्रतिज्ञा बैच। अगर आप लोग कमजोर समझते हो अपना राजस्थान जीके में, तो 9:30 बजे आपको प्रतिज्ञा बैच में आना है, रोज रात्रि के समय। माफी चाहूंगा, 9 बजे उपस्थित रहना है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और यदि आप बाजार से कोई पुस्तक लेने की सोच रहे हो तो रायथन क्लासेस के ब्रह्मास्त्र नोट्स आप जरूर पढ़ना। समस्त डेमो आप लोगों को अवेलेबल है। जो विद्यार्थी डेमो देखना चाहता है वो आप लोग टेलीग्राम का लिंक दे रखा है नीचे, तो टेलीग्राम के लिंक पे जाके हमने पिन कर रखे हैं। और आप जैसे ही ऐप में जाएंगे तो ऐप में एक फोल्डर दे रखा है फ्री स्टडी मटेरियल वाला। कौन सा? फ्री स्टडी मटेरियल वाला। तो वहां जाके भी आप लोग ये अपना नोट्स पढ़ सकते हो। 25% मैंने डेमो डाल रखा है, और पसंद आए तो आप लोग हर सब्जेक्ट के अवेलेबल है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। जो विद्यार्थी मेरे से राजस्थान जीके पढ़ना चाहता है तो राजस्थान जीके का लाइव बैच चल रहा है मॉर्निंग में, आप उस बैच को भी आप लोग उपस्थित हो सकते हैं। लाइव बैच चल रहा है, वो बैच भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं बेटा, है ना। वो बिल्कुल लाइव चलता है और बहुत शानदार तरीके से चारों सब्जेक्ट मेरे से पढ़ने का मौका आप लोगों को मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। आपका स्वागत है शॉर्ट क्लास में। और जिस तरीके से टॉपिक पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, 2 घंटे 3 घंटे पढ़ते हैं, और कुछ सवाल तो सीधे होते हैं, बस उनको निकाल के लाना होता है सब्जेक्ट से, और वही काम मैं कर रहा हूं। 5 से 7 मिनट में आपको टॉपिक करवा के जा रहा हूं। यदि पसंद आए तो रायथन क्लासेस का टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ प्राप्त करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ही ज्यादा पसंद आए तो क्लास को शेयर करके हौसला अफजाई करेंगे। एक सवाल मेरी तरफ से आपको कि वर्तमान में जो अरावली पर्वतमाला है, सवाल बनेगा कि अरावली पर्वतमाला की परिभाषा में कितना मीटर का दायरा रखा है, यानी कितने मीटर से नीचे पहाड़ियां हैं तो वो अरावली की पहाड़ियों में गिनती नहीं होंगी। इसका कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जवाब देना है। देखिए, मैं आज जिस महत्वपूर्ण कड़ी में बात कर रहा हूं, मात्र 2 मिनट का समय लूंगा। इतिहास की प्रमुख संधियां। एक संधि चंपानेर की संधि। चंपानेर नामक स्थान कहां है? गुजरात में। 1456 में संधि हुई। गुजरात का राजा कुतुबुद्दीन था, मालवा का राजा महमूद खिलजी था, और महमूद खिलजी महाराणा कुंभा से सारंगपुर के युद्ध में पराजित हो चुका है। सारंगपुर का युद्ध 1437। फिर भी चाह रहा है कि मैं युद्ध लड़ूं, तो अकेले की हिम्मत नहीं पड़ी। गुजरात के राजा के पास अपना दूत को भेजा, ताज खां को, है ना। ताज के लिए संधि की। फिर एक संधि हुई जिसे चंपानेर की संधि कहते हैं। दोनों राजाओं ने मिलकर अटैक किया महाराणा कुंभा पर, तो बदनौर का युद्ध हुआ 1457 में, और बदनौर नामक स्थान ब्यावर में, जिसमें महाराणा कुंभा जीत गया, और जीत के उपलक्ष्य में कुशाला माता का मंदिर बनवाया। सारंगपुर के युद्ध के उपलक्ष्य में तो विजय स्तंभ बनवाया, लेकिन यहां कुशाला माता का मंदिर बनवाया। पुरंदर की संधि 1665 में होती है, और औरंगजेब की तरफ से संधि मिर्जा राजा जयसिंह जाते हैं, शिवाजी मराठा से करते हैं। शिवाजी ने 23 किलो मुगलों को दे दिया, फिर भी धोखे से शिवाजी को बंदी बना के राम सिंह की हवेली आगरा में रखा गया था। आवल बावल की संधि एक मेवाड़ मारवाड़ की संधि होती है, जिसका मुख्य केंद्र सोजत था, जो कि पाली में पड़ता है। और मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया तो आवल और बबूल के पेड़ लगा दिए, इसलिए इसे आवल बावल की संधि भी कहते हैं। 1453 में हुई।
महाराणा कुंभा जो कि मेवाड़ के राजा था, उन्होंने, आपको मालूम होगा, राव जोधा मारवाड़ के इनके पिता रणमल को भारमली नामक दासी से जहर दे के मरवा दिया था। और उस समय राव जोधा, किसी ने कहा था राव जोधा भाग सके तो भाग था, रणमलियो तो मारे गयो। तो राव जोधा ने जहां जाके शरण दी वो गांव काहुनी गांव था। फिर अंसाबाई रिश्ते में कुंभा की तो दादी लगती थी और जोधा की बुआ लगती थी, उनकी मध्यस्थता से एक संधि हुई जिसे हम लोग आवल बावल की संधि कहते हैं। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले, मुगलों से संधि करने वाले मुगल आमिर, सबसे पहले अगर किसी ने संधि की तो आमेर रियासत ने की। आमेर के राजा भारमल है। ना केवल भारमल ने संधि की बल्कि मुगलों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। सामर में अपनी बेटी का विवाह अकबर से किया, जिनके गर्भ से जहांगीर का जन्म हुआ। और यहां पे ध्यान रखने, अपने पुत्र भगवंत दास और मान सिंह को मुगलों की सेवा में भेजा था। भगवंत सिंह व मान सिंह को मुगलों की सेवा में भेज दिया। मान सिंह उसमें मात्र 12 साल का था। नागौर दरबार का आयोजन 1570 में हुआ। बीकानेर के कौन थे? बीकानेर के राव कल्याणमल अपने 2 पुत्रों को, एक का नाम है पृथ्वीराज राठौड़ जिसे डिंगल का हीरोस कहा है एलपी टेसीटोरी ने, और एक है राय सिंह जिन्हें मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहते हैं, लेके पहुंच गए, अधीनता स्वीकार की। मुगल जैसलमेर के हर्राय भाटी, जो जैसलमेर के हर्राय भाटी वो ही हैं जिनको राव चंद्रसेन के पास पैसा बीत गया तो पोखरण का किला राव चंद्रसेन ने जिनको गिरवी रखा वो ही हर्राय भाटी हैं। नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार करते हैं। मुगल मारवाड़ नागौर दरबार के समय राव चंद्रसेन राजा था लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की, तो इनके भाई मोटराजा उदय सिंह अधीनता स्वीकार करेंगे और अपनी पुत्री का जो विवाह है वो विवाह जहांगीर से करेंगे, जिनके गर्भ से शाहजहां का क्या होगा बेटा, जन्म होगा। और ये मोटा बहुत भारी होता था, इसलिए अकबर के द्वारा इन्हें मोटा राजा कहा गया है। मुगल मेवाड़, आपको नागौर दरबार में उदय सिंह जी हैं, अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। फिर सशर्त संधि की थी महाराणा अमर सिंह प्रथम के द्वारा। मुगल दरबार में मेवाड़ का महाराणा उपस्थित नहीं होगा, उनका बड़ा पुत्र है करण सिंह, वो मुगल दरबार में उपस्थित होगा, वो भी 1000 के मनसब के सम्मान के साथ उपस्थित होगा। ना बेटी लेंगे ना बेटी देंगे, वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे और मैं मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होऊंगा। बड़ा पुत्र करण सिंह 1000 के मनसब के सम्मान के साथ, और चित्तौड़ किला वापस दिया जाएगा मेवाड़ के महाराणा को, लेकिन उसकी मरम्मत नहीं करवाएंगे। आगे जाके इसी संधि का उल्लंघन करेंगे जगत सिंह प्रथम, क्योंकि वो चित्तौड़ के किले की मरम्मत कार्य शुरू कर देंगे। तो पीडीएफ टेलीग्राम से प्राप्त करेंगे बेटा, और आप हमारे साथ जुड़ेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे, और इस प्रकार के शॉर्ट्स वीडियो है यही आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। भूला सा नजर आए तो चले आना रायथन क्लासेस पे। धन्यवाद, थैंक यू। हेलो, कैसे हैं आप लोग? नमस्ते, राम राम साथियों। मैं इस वीडियो में जो बात करने जा रहा हूं वो एक सवाल आप लोगों को 100% देके जाता है। मात्र 5 मिनट का समय लूंगा। खानवा युद्ध में कौन कहां से आया, यानी पाती प्रबंध प्रथा का प्रयोग किया महाराणा सांगा के द्वारा, और कौन कहां से युद्ध लड़ने के लिए आया, कौन राजा आया, कौन राजकुमार आया, कई बार। और आमेर के पृथ्वीराज का तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, या कोई और एग्जाम हो। तो ये एक ऐसा विषय है, अगर इस तरीके से हम लोग चलेंगे तो बेटा एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। बाकी तो आप भीड़ चाल है, चलते रहिए, आप लोग दुनिया भर का मैटर पढ़ते रहिए। बात है जहां से सवाल बने वहां अटैक करना। और यदि मेरा सेशन आपको पसंद आता है तो दिन में 2 से 3 सेशन आप लोगों को यहाँ मिलते हैं, है ना। 2 से 3 सेशन है जो मेरे पर डे आते हैं यहाँ पे आप लोगों को, तो वो ले आप लोग लाइव क्लास 9 बजे आप लोग अटेंड करेंगे। चलिए, ऐसा एक सवाल आप लोगों को मेरी तरफ से उसका जवाब देना। हाल ही में करंट का सवाल है, हाल ही में जो रामसर साहित्य सूची में किस झील को शामिल किया गया, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। अभी जस्ट करंट का क्वेश्चन है, तो कौन सी झील को आप लोग अपना आंसर दीजिए। देखिए यहां पे हमारे पास महाराणा सांगा के द्वारा पाती प्रबंध प्रथा का प्रयोग किया गया। पाती प्रबंध प्रथा का मतलब होता है कि कोई राजा युद्ध लड़ने के लिए जाएगा, किसी भारी शक्ति को पराजित करने के लिए जाएगा, तो वो अपने आसपास के राजा और राव हैं उनको एक चिट्ठी भेजेगा कि आइए भाई आप हमारे साथ युद्ध लड़ रही है, हम मातृभूमि की रक्षा के लिए एकजुट होकर युद्ध लड़ें। उसे हम लोग पाती प्रबंध प्रथा कहते हैं। और एक ध्यान रखना, गलती मत करना, एक पाती मांगना है। पाती मांगना कंजर जनजाति के द्वारा जो चौथ माता और हनुमान जी की जो आराधना की जाती है चोरी करने से पहले, उसे पाती मांगना कहते हैं।
इसमें बहुत से राजा रावों ने भाग लिया, फिर भी हम युद्ध हार गए, इसलिए इसी युद्ध को इतिहास परिवर्तन का युद्ध कहा जाता है। तो युद्ध जो हुआ वो 17 मार्च के दिन हुआ। 17 मार्च 1527 को ये खानवा का युद्ध हुआ। इससे एक महीना और एक दिन पीछे निकल जाएंगे हम लोग, यानी एक महीना और एक दिन पीछे, तो 16 फरवरी 1527 को यहाँ पे युद्ध होगा। उस युद्ध को हम लोग बयाना का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? बयाना का युद्ध। तो 16 फरवरी 1527 को हुआ और उसके एक दिन और एक महीने बाद में आपके खानवा का युद्ध हुआ। और आपको मालूम है एक ज्योतिषी था, उसका नाम था मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ ने कहा था कि मंगल का तारा पश्चिम में है, मंगल का तारा पश्चिम में है, और इसलिए पश्चिम में महाराणा सांगा की सेना है और पूर्व में बाबर की सेना है दिल्ली के अवर। तो मंगल का तारा पश्चिम में है, इसलिए पश्चिम से लड़ने वाली सेना जीतेगी। इसलिए अब कहते हैं मोहम्मद शरीफ ने भविष्यवाणी की थी कि अकबर सॉरी बाबर यहां आएगा और सांगा जीतेगा। इस युद्ध में आमिर सिंह पृथ्वीराज, वही पृथ्वीराज है जो सांगा के आप लोगों के भारमल के पिताजी थे, और आमिर को 12 भागों में बांट दिया था। इसे 12 कोठड़ी कहते थे इनके समय। तो पृथ्वीराज है ये गया था और घायल अवस्था में महाराणा सांगा को जो बसुआ दौसा में लाया गया, जहां आज भी चबूतरा है, इनका उपचार करवाया गया। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में क्षत्रिय कालपी में निधन है और बसवा दौसा में चबूतरा है। बीकानेर से कल्याणमल। अगर आपसे पूछेगा राजा कौन था बीकानेर का, तो बिल्कुल ध्यान रखना, राव जैतसी था। क्या था बेटा? राव जैतसी। 1526 से 1542 राव जैतसी राजा है, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र कल्याणमल को भेजा। राजा पूछे राव जैतसी भाग लेने के लिए कल्याणमल गया था, ये ध्यान रखें। जगनेर से अशोक परमार। ये जगनेर उस समय भरतपुर में था, वर्तमान में यूपी में है। और इसे आपको मालूम होगा कि जो बिजोलिया ठिकाना है, ऊपरमाल की जागीर है, उसके संस्थापक माने जाते हैं, महाराणा सांगा द्वारा उपहार में दिया। और इसी अशोक परमार ने महाराणा सांगा की छतरी का निर्माण करवाया था, ध्यान रखें आप। असन खां मेवाती, ये इस युद्ध में महाराणा सांगा का सेनापति था, अलवर के थे ये। और इसका बदला लेने के लिए बाबर एक रात के लिए कहां रुकेगा? बाला किला अलवर में रुकेगा, और यहां पे काबुल खुर्द बुर्ज का निर्माण करवाएगा। काबुल खुर्द बुर्ज का निर्माण, यानी खानवा युद्ध के बाद बाबर ने जो कौन से दुर्ग पे अधिकार किया एक दिन के लिए, तो बाला दुर्ग चले गए, वहां काबुल खुर्द बुर्ज का निर्माण करके गए, और वहां चैना सुल्तान को छोड़ के गए थे। कभी पूछा जाए आप लोगों से, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मेड़ता से वीरमदेव थे, बूंदी से नारायण। देखिए यहाँ पे महाराणा सांगा का ससुराल था, महाराणा सांगा का ससुराल कई थे, लेकिन बूंदी में यानी राजमाता जो कर्मावती थे बूंदी के नारायण सिंह की थी। अजमेर के करमचंद पवार। देखिए संकट के समय तब भाइयों ने प्रहार किया था, तो महाराणा सांगा अजमेर के करमचंद पवार के पास शरण ली थी, और राजा बनने के बाद इन्हें रावत की उपाधि दी थी महाराणा सांगा के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है। देवलिया प्रतापगढ़ से रावत बाग सिंह। सादड़ी पाली से झाला अज्जा। जब महाराणा सांगा का घायल अवस्था में हो जाएंगे, मूर्छित अवस्था में हो जाएंगे, 80 घाव हो जाएंगे, तो उनका छत्र धारण किया, वो झाला अज्जा के द्वारा धारण किया। छत्र धारण किया वो झाला अज्जा ने किया, कंफ्यूज मत होना। झाला बीदा महाराणा प्रताप। असन खां मेवाती यहां, हाकिम कासूरी महाराणा प्रताप। तो वहां झाला अज्जा है, वहां झाला बीदा ने छत्र धारण किया। यहां पे बात करेंगे आप लोग, तो सेनापति असन खां मेवाती, वहां पे हाकिम कासूरी था हल्दी घाटी के युद्ध में। सिरोही के आखिरात देवड़ा थे। मारवाड़ से मालदेव, यहां भी इंपॉर्टेंट है, उस समय राजकुमार थे ये। 1531 में राजा बनेंगे 1562 तक, लेकिन खानवा युद्ध के समय जो राजा था मारवाड़ का वो राव गंगा था। बीकानेर का राव जैतसी, बीकानेर के राव जैतसी थे, वहां के राजा गंगा थे। बीकानेर राव जैतसी ने कल्याणमल को भेजा, और ध्यान रखें यहां से कि मारवाड़ से किसको भेजा? राव गंगा ने मालदेव को भेजा। युद्ध हुआ, हार गए, युगांतकारी परिवर्तन हुआ, उसके हम लोग अलग से बात करेंगे। यहां मैंने उस सवाल को बचा दिया है जो सवाल आपसे पूछा जाएगा। टेलीग्राम से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब। कैसे हैं आप लोग? नमस्ते सभी को। देखिए बेटा, 1857 की क्रांति से एक सवाल आप लोगों को देके जा रहा हूं, और 100% सवाल बनेगा, कौन सी क्रांति कब और कहां हुई, और उससे महत्वपूर्ण तथ्य घड़ी लगा लेना, 5 मिनट का मैं समय लूंगा। राजस्थान में सबसे पहले जो क्रांति की शुरुआत हुई नसीराबाद छावनी से हुई 28 मई 1857 को। मैं 2 बातें यहां बहुत महत्वपूर्ण करना चाहूंगा। एक तो भारत में जो क्रांति की शुरुआत हुई ना, वो 10 मई 1857 को ही। कब हुई? 10 मई 1857 क्रांति की शुरुआत हुई, और इस दिन रविवार का दिन था। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि 28 मई का दिन कौन सा था वो भी आप लोग ध्यान रख लेना।
दूसरा, नसीराबाद छावनी का गठन कब हुआ? नसीराबाद छावनी का गठन, तो छावनी का गठन की बारी आएगी तो आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ध्यान रखें आप लोग, जून 1818 में ये छावनी का स्थापना हुई। छावनी का दर्जा कब समाप्त किया? तो ये दर्जा समाप्त किया 2023 में, दर्जा समाप्त किया 2023 में। इंपॉर्टेंट बात है यहां पे, जो विद्रोह करने वाली जो बटालियन है वो बटालियन कौन कौन सी है? तो यहां पे 3 बटालियन तैनात थी। एक तो थी बेटा 15वीं बटालियन, 15वीं बटालियन, और 15वीं बटालियन एक थी 30वीं बटालियन। तो 15वीं बटालियन ने भाग लिया, प्लस में 30वीं बटालियन ने भी विद्रोह किया, है ना। लेकिन एक बटालियन जो बंबई लांसर्स के नाम से थी, 100% सवाल पूछेगा, वो अंग्रेजों के प्रति वफादार थी। बंबई लांसर्स कौन सी बेटा? बंबई लांसर्स है, वो अंग्रेजों के प्रति क्या थी? वफादार थी। बंबई लांसर्स वो वफादार थी अंग्रेजों के प्रति, यानी इसने क्रांति में भाग नहीं लिया। यहां पे क्रांति का बुगुल बजाया वो व्यक्ति कौन था? तो आप लोग कह देंगे बख्तावर सिंह। कौन था? बख्तावर सिंह ने यहां क्रांति का बुगुल बजाया, और इन्होंने 2 व्यक्ति, एक का नाम है स्पोर्टिसवुड और दूसरे का नाम है न्यूबरी, उसको मौत के घाट उतार दिया। स्पोर्टिसवुड व न्यूबरी को मौत के घाट इनके द्वारा उतार दिया गया। नसीराबाद दोपहर को 3 बजे क्रांति की यहां से शुरुआत होती है। भरतपुर में जो राजा था, ये ध्यान रखें आप लोग, भरतपुर का राजा क्रांति के समय जसवंत सिंह था, धौलपुर का भगवंत सिंह था। तो यहाँ के जो राजा थे महाराजा जसवंत सिंह, वो जसवंत सिंह नाबालिग थे। तो और यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था उनका नाम था, ये ध्यान रखें आप लोग, मॉरिसन। जैसे यहाँ विद्रोह हुआ तो मॉरिसन यहाँ से भाग गया, और मॉरिसन कहाँ चले गए? आगरा। एक सवाल आप लोगों से पूछेगा कि बताइए बेटा, भरतपुर राज्य में तब विद्रोह हुआ, तो ध्यान रखें यहाँ का राजा कौन था, ये बता देंगे आप लोग। और भारत में जो क्रांति की निर्धारित तिथि थी, भारत में, यानी जो भारत में क्रांति की निर्धारित तिथि, देखो ऐसे सवाल बनेंगे, भारत में क्रांति की निर्धारित तिथि, तो भारत में क्रांति की जो निर्धारित तिथि है बेटा वो 31 मई थी। और 31 मई के दिन राजस्थान में कहां क्रांति हुई? भरतपुर में। बेटा क्लास को शेयर करना, पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो राजस्थान के टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं नीमच। नीमच छावनी कहां है? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में। यहां के एक अंग्रेज अधिकारी वफादारी की कसम दिलाता है, और 3 जून 1857 को यहां मोहम्मद अली वेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में यहां पे क्रांति हो गई। मोहम्मद अली व हीरा सिंह। मोहम्मद अली ने वफादारी की कसम लेने से मना किया, कहा क्या आपने अवध को गुलाम नहीं बनाया? तो यहां पे नीमच छावनी में आग लगा दी। कभी पूछा जाए आप लोगों से कि कौन सी छावनी में आग लगाई गई? छावनी में आग लगा दी। कौन सी में? नीमच छावनी में आग लगा दी। तो आग कहां लगा दी? नीमच छावनी में। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। इसके बाद देवली, यहां नीमच से जो क्रांतिकारी भागे थे उनको जहां बंदी बनाया गया था वो डूंगला गांव है, रुंगाराम किसान के घर, वहां इनको बंदी बनाया डूंगला चित्तौड़ में। और फिर वहां के महाराजा स्वरूप सिंह ने इन्हें कहां ठहराया? पिछोला झील के किनारे जग मंदिर में ठहराया। देवली में क्रांति, अलवर में, अजमेर केंद्रीय कारागृह में जो क्रांति हुई 9 अगस्त को। एरिनपुरा के सैनिकों ने विद्रोह किया 21 अगस्त को। ध्यान रखना, माउंट आबू प्रशिक्षण के दौरान किसने विद्रोह किया? इन्होंने किया। माउंट आबू प्रशिक्षण के दौरान, माउंट आबू प्रशिक्षण गए थे, उसके दौरान यहां इन्होंने विद्रोह कर दिया था। और एजीजी का मुख्यालय आबू में था। तो ध्यान रखें, एजीजी के पुत्र, एजीजी के पुत्र है, एजीजी के पुत्र है पैट्रिक लॉरेंस। तो एजीजी पैट्रिक लॉरेंस के पुत्र है अलेक्जेंडर। कभी आपसे पूछे तो उनको मौत के घाट यहीं उतारा था। अलेक्जेंडर की हत्या कर दी गई थी। जोधपुर, देखो आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछे गए थे। आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह, आसोपा का ठाकुर जिनका नाम है शिवनाथ सिंह, आसोपा का ठाकुर शिवनाथ सिंह, आसोपा का ठाकुर जिनका नाम है शिवनाथ सिंह, उन्होंने नारा दिया इनके नेतृत्व में, दिल्ली चलो मारो फिरंगी। क्या कहा? दिल्ली चलो मारो फिरंगी। तो दिल्ली चलो मारो फिरंगी का जो नारा दिया, दिल्ली चलो मारो फिरंगी का जो नारा दिया वो इनके द्वारा ही दिया गया था। जोधपुर लीजियन, ये ध्यान रखें, यहां पे 3 व्यक्ति, मोती तिलक लगाओ शीतल तिलक लगाओ मोती का, यानी शीतल प्रसाद जोधपुर लीजियन में विद्रोह करने वाले। शीतल तिलक लगाओ तिलक राम, मोती का तो मोती खा, कौन? मोती खा। तो शीतल तिलक लगाओ मोती का, तो शीतल प्रसाद, तिलक राम और मोती खा
ये ध्यान रखें आप लोग, ये जोधपुर लीजन संबंधित थे। आगे बात करते हैं बिथोड़ा, चेलावास और बिथोड़ा का युद्ध। तो बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ। कुशाल सिंह चंपावत ने युद्ध लड़ा और कुशाल सिंह चंपावत इस युद्ध में जीत गए और जीत का श्रेय गया सुगाली माता को, ये ध्यान रखें। चेलावास का युद्ध, इसमें अंग्रेज ही अंग्रेज है, इसलिए इस इतिहास में गोरा एवं कालो का युद्ध भी कहते हैं। ये तो गोरे हो गए, हम काले हो गए भाई। दोनों युद्धों में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जीत गए, इस बात को ध्यान रखें। धौलपुर में विद्रोह, यहां ग्वालियर की सेना आ गई थी और यहां सैनिक कहां के आए थे, ग्वालियर के, और यहां के जो राजा थे उनका नाम था भगवंत दास, और इनको विद्रोह को दबाने के लिए सेना पटियाला से बुलाई गई थी। सेना कहां से बेटा, पटियाला से सेना बुलाई गई थी। कोटाम विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को। अगर राजस्थान में कहीं सुनियोजित और सुनिश्चित विद्रोह हुआ है वो कोटा में हुआ है। यहाँ के क्रांतिकारी है, ये ध्यान रखें आप लोग, और आप जानते हैं पूरी तरीके से वूनों को यहाँ लाला जयदयाल और मेहराब खां। बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अंतिम मंजिल पे यही पहुंचाएंगे, लाला जयदयाल व मेहराब खां। लाला जयदयाल वो मेहराब खां है, उन्होंने कोटा के राजा राव राम सिंह को, इनको बंदी बनाना था लेकिन इन्होंने राव राम सिंह द्वितीय को बंदी बना लिया। यहां के पॉलिटिकल एजेंट है मिस्टर ब्रेटन, उन ब्रेटन को ब्रेटन का बेटा आर्थर फेंक के मारता था। ब्रेटन का बेटा आर्थर पूछता है, फेंक कर मारता था आर्थर और फ्रैंक। डॉक्टर सैंडलर काटता था, तो डॉक्टर का नाम था सैंडलर काटम। इन्हें मौत के घाट उतार दिया। बाद में जाके यहां पे मार्च 1858 में क्रांति को दबाया गया, जिसमें करौली के राजा मदन पाल की अहम भूमिका रही थी। तो बड़ा ऐसे सवाल जहां से आप लोगों की संभावना पूरी बनती है, आपके परीक्षा में आते हैं, और मैं बिल्कुल आप लोग सब भाई बहनों का रायथान क्लासेस पर, इस डिजिटल मंच पर बहुत आभार प्रकट करता हूं, आप साथ दे रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर क्लास आपको पसंद आए तो शेयर करके हमारा हौसला अफजाई करें। थैंक यू, धन्यवाद। और एक सवाल मेरी तरफ से कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बता के जा रहा हूं, वो देखिए कि 1857 क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू। कैसे हैं मित्रों, देखिए राजस्थान की चित्र शैलियों से एक सवाल जबरदस्त देके जा रहा हूं आप लोगों को। ये लिखने को मेरे पास 4 लाइन है, लेकिन देने को बहुत कुछ है, आप बने रहिए। देखिए बेटा, और इस प्रकार क्लास पाने के लिए बिल्कुल हमें फॉलो करेंगे। मेवाड़ चित्रशैली स्कूल, देखो राजस्थान में 4 चित्र स्कूल थे। सबसे पहले जिस चित्र स्कूल का जन्म हुआ राजस्थान में, वो मेवाड़ का हुआ। मेवाड़ जो चित्र स्कूल है वो गुजरात के टच में था, इसलिए राजस्थानी चित्र शैली का जो उद्भव हुआ है वो गुजराती चित्र शैली से हुआ है। और गुजराती चित्र शैली को हम लोगों ने जैन चित्र शैली भी कहा है, अपभ्रंश चित्र शैली भी कहा है। तो यहां से सबसे पहले हमारे पास ये मेवाड़ स्कूल है, तो मेवाड़ स्कूल का जन्म हुआ। मेवाड़ स्कूल में 4 चित्र स्कूल आते हैं मोटे मोटे। ये हमारा मारवाड़ हो गया, ये ढूंढाड़ हो गया, ये आड़ोती हो गया। राजस्थान में 4 चित्र स्कूल थे, उनमें खुद मेवाड़ आता है, खुद चावंड आता है। मेवाड़ से चावंड बनी और चावंड से फिर आपके नाथद्वारा, फिर इसके बाद देवगढ़ बनी। हम सबसे पहले बात करें मेवाड़, मोटा मोटा डायरेक्टली सवाल बनता है मेवाड़ चित्रशैली। मेवाड़ चित्रशैली में यदि आप लोगों से वृक्ष की बात करेगा तो वृक्ष यहां कदम का होता है। किसका होता है? कदम का वृक्ष होता है। शुरुआत रावल तेज सिंह के समय, क्योंकि मालूम है आप लोगों को यहां एक चित्रकार था, उनका नाम था कमल चंद्र। क्या नाम था? कमल चंद्र। कमल चंद्र ने एक चित्र बनाया उसका 1260 ईस्वी में, और वो कहां है? आहड़ में। आहड़ उदयपुर में चित्रित हुआ। नाम है उसका श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है। ये जो चित्र है वो ताड़ पात्र पर चित्रित हुआ, इसलिए हम कहते हैं राजस्थान की आप लोगों के मेवाड़ चित्रशैली का पहला चित्र कमल चंद्र द्वारा चित्रित श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है। इसके अलावा मोकल के पिता का नाम लाखा, आपको मालूम है कि थोड़ा बड़ी उम्र में शादी हुई अंसाबाई के साथ, इसलिए मोकल के समय एक यहां पे हीरानंद ने एक चित्र बनाया, उसका नाम है सुपासने चरिनम। क्या बनाया बेटा? सुपासने चरिनम। कभी आपसे पूछा जाए कि सुपासने चरिनम किसका है तो आप लोग कह देंगे हीरानंद का। किसके समय? मोकल के समय। याद करने का तरीका, मोकल तो सपनों का हीरा था, मोकल तो सपनों का हीरा था। तो इस चित्र शैली की शुरुआत तेज सिंह के समय। जगत सिंह के समय वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा कि यहां पे इनका शासनकाल स्वर्ण काल कहलाता है। इन्होंने तस्वीरों और कारखाना का निर्माण करवाया, तो जगत सिंह का शासनकाल स्वर्ण काल कहलाता है। रागमाला, रागमाला 4 है बेटा। यहां पे रागमाला साहेबदीन एक लाइन लिखेंगे, मेवाड़ की रागमाला साहब कहती है जिसे पूरा जगत जानता है, चावंड की रागमाला नशा करती है जो अमर है।
चावंड की रागमाला नशा करती है, इसका मतलब अमर है। तो रागमाला, मेवाड़ की रागमाला साहब कहती है, जगत जानता है। रागमाला मेवाड़ का साहेबदीन द्वारा जगत सिंह के समय। चावंड की रागमाला नशा करती है इसलिए अमर है। चावंड की रागमाला का चित्रकार निसारुद्दीन है, नशा इसलिए अमर मतलब अमर सिंह के समय। साहेबदीन ने रागमाला का चित्र बनाया और यहां पे एक चित्रकार हुए मनोवर। यह भी सवाल पूछ लेता है, हर मानी राम होता है तो मनोवर का चित्र कौन सा हो गया? रामायण हो गया। और दोनों मनोवर और साहेबदीन मिलकर एक चित्र बनाएंगे। देखो मनोवर, यहां पे हमारे पास साहेबदीन है, कौन है बेटा? साहेबदीन है। तो साहेबदीन और मनोहर दोनों मिलके बना रहे हैं। तो साहेबदीन और मनोहर दोनों मिलके बना रहे हैं। तो मनोहर तो हर है, हर मानी राम, राम मानी रामायण। तो यहां पे एक चित्र बनेगा, उसका नाम है आर्ष रामायण। तो आर्ष रामायण का चित्र दोनों ने मिलकर बनाया, ये ध्यान रखें आप लोग। इसके बाद चावंड चित्रशैली। चावंड चित्रशैली यहीं पे आपको मालूम है 1585 ईस्वी में संकटकालीन राजधानी चावंड को बनाई, जो 1615 तक रही और अमर सिंह ने संधि कर ली थी। तो चावंड चित्रशैली के जन्मदाता महाराणा प्रताप है और महाराणा प्रताप के समय दरबार यहां आ जाएगा तो छोटा सा काल चावंड चित्रशैली का होगा। वैसे मारवाड़ का चित्र, लेकिन महाराणा प्रताप के समय ढोला मारू का चित्र ये भी चावंड में चित्रित हुआ था। तो चावंड चित्रशैली की शुरुआत किसने की? महाराणा प्रताप जी ने। लेकिन इनका स्वर्ण काल अमर सिंह का शासनकाल कहलाता है और अमर सिंह के समय 1605 ईस्वी में यहां पे एक चित्र चित्रित हुआ, उसका नाम रागमाला है। और रागमाला वहां भी इसलिए मैं लाइन बोली थी कि चावंड की रागमाला नशा करती है। किसकी बेटा? चावंड की रागमाला नशा करती है। चावंड की रागमाला नशा करती है। चावंड की रागमाला नशा करती है इसलिए वो अमर है, ध्यान रखें आप। तो निसारुद्दीन, एक निरुद्दीन कलाकार है। निरुद्दीन अलग है बेटा। निरुद्दीन ये संग्राम सिंह के समय है और इन्होंने मेवाड़ चित्रशैली में एक चित्र कलीला दमना, क्या नाम है? कलीला दमना। कल दमना ये संग्राम सिंह द्वितीय के समय चित्रित हुआ। दो गीदड़ है और ये दोनों गीदड़ दरबारी है, इनका राजा है वो राजा शेर है। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र पर आधारित एक कहानी है। तो ये ध्यान रखना, निरुद्दीन अलग है और ये निसारुद्दीन है। इसके बाद श्रीनाथ द्वारा चित्रशैली, राज सिंह। श्रीनाथ जी का मंदिर बना तो यहां पे एक गांव था सियाड़ गांव और श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया 1672 में राज सिंह द्वारा। तो यही गांव श्रीनाथ द्वारा कहलाया। यहां पे महाराणा राज सिंह है, इसकी शुरुआत करेंगे। यहाँ की प्रसिद्ध कला पिछवाई है जो कि वल्लभ संप्रदाय से रिलेटेड है ना? वल्लभ संप्रदाय से। कमला और इलायची नामक महिला है यहाँ पे। मैं एक देव कृष्ण एक लाइन बोल रहा हूं। हीरालाल ने घासीराम से कहा, हीरालाल ने घासीराम से कहा, घासीराम से कहा कि देव कृष्ण चतुर्भुज, चतुर्भुज नारायण का उदय श्रीनाथ द्वारा में हो गया है, मतलब भगवान श्री कृष्ण का उदय हो गया है। तो यहां पे कमला इलायची, हीरालाल ने घासीराम से कहा देव कृष्ण चतुर्भुज नारायण का उदय, उदय श्रीनाथ द्वारा हो गया। ये चित्रकार है। देवगढ़ चित्रशैली। देवगढ़ मेवाड़ का उच्च श्रेणी का ठिकाना 16वां नंबर का था और 16 उच्च श्रेणी ठिकानों को हम उमराव कहते थे। तो कुल मिला के ये 16वां उमराव था। तो 16वां उमराव था देवगढ़। और ध्यान रखें ये जयसिंह के समय बना। किसके समय बना बेटा? जयसिंह के समय बना। और रावत दुआरी का दीस है, रावत दुआरी का दीस ये इस ठिकाने के जन्मदाता है। और श्रीधर हंदेर ने इसे आगे बढ़ाया, है ना? ये ध्यान रखें आप लोग। बैजनाथ हरचंद बख्ता नंगा चोखा नहीं लगता। चित्रकार नोट कर लें, बैजनाथ हरचंद बख्ता नंगा चोखा नहीं लगता, है ना? ये चित्रकार हैं देवगढ़ चित्रशैली के। बैजनाथ हरचंद बख्ता नंगा चोखा नहीं लगता। बैजनाथ हरचंद बख्ता नंगा चोखा नहीं लगता। तो डायरेक्टली आज सवाल बनेगा। बने रहे हमारे साथ, अच्छे स्कोर की तरफ आपको ले जाएंगे निश्चित तौर से। ये टेलीग्राम पे पीडीएफ प्राप्त करेंगे और हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके इस प्रकार की क्लासों को पाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए राजस्थान में मित्रों हम लोग वन संपदा की बात करें तो बहुत बेहतर तरीके से हमको एक बात को यहां समझना पड़ेगा कि स्मार्ट रिवीजन कैसे किया जाए। रिवीजन पे हम उन क्लासों को कैसे लेके आए। तो उन क्लासों को हम लोग रिवीजन पे लेके आएंगे तो निश्चित तौर से हमें सफलता मिलेगी। और रिवीजन क्लास किस तरीके से लाना है इस क्लास से सीखेंगे। और यदि आप लोगों को पसंद आए तो बिल्कुल आप लाइक और शेयर करके हौसला अफजाई करेंगे और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेटा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं वन एवं वन्य जीव। ध्यान सुनना आप लोग। वन एवं जो वन्य जीव है वो विषय कुछ किस सूची के? पहला पॉइंट तो हमारा यही बनता है, वन एवं वन्य जीव। वन एवं वन्य जीव कि वन एवं वन्य जीव है ये कौन सी विषय आप लोगों की कौन सी सूची का विषय है? हम लोग कहेंगे सर पहले ये राज्य सूची का विषय होता था लेकिन अब वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय है।
समवर्ती सूची जिसपे राज्य और केंद्र सरकार मिलकर कानून बनाते हैं, यदि कोई मामले में उलझ गए तो केंद्र सरकार हावी होती है, संसद हावी होती है। समवर्ती सूची ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा, आप लोग कहेंगे 42वां संविधान संशोधन द्वारा। कौन संशोधन बेटा? 42वां संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा, ये ध्यान रखें। और ये संशोधन हुआ 1976 में था, लेकिन बेटा ये लागू हुआ, वो लागू कब हुआ है? 1977 में। लागू कब हुआ? 1977 में। यानी हमारे पास समवर्ती सूची का विषय है। हमारे पास एक वन रिपोर्ट आती है। क्या आती है बेटा? वन रिपोर्ट। वन रिपोर्ट प्रत्येक 2 साल बाद में आती है। मैं जिस वन रिपोर्ट की बात कर रहा हूं वो 18वीं नंबर की वन रिपोर्ट है। और 18वीं नंबर की जो वन रिपोर्ट है वो ध्यान रखें दिसंबर 2024 में आई। कब आई बेटा? दिसंबर 2024 में। यानी दिसंबर 2024 में ये वन रिपोर्ट आई। तो हमारे पास वर्तमान में 18वीं, ध्यान रखें आप लोग, वन रिपोर्ट है, जो कि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री, ध्यान रखें आप लोग, भूपेंद्र यादव जी द्वारा, अलवर से सांसद है, तो भूपेंद्र यादव द्वारा जारी की गई। अब हम लोग बात करते हैं हमारे पास राष्ट्रीय नीति, कौन कौन से सन है, वो सन हमें विशेषकर ध्यान रखना है वन से संबंधित। बहुत मजा आएगा। अब देखिए आप लोग, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गुरुदेव, यहाँ पे 1894 में आया, 1894 में आया। इसके बाद हमारे पास यहाँ बात करेंगे हम लोग 1952 आए, और फिर 1988। क्या क्या रोल है देखिए। 1894 बेटा, ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम का आप लोगों को वहां पीडीएफ अवेलेबल रहेंगे, आराम से आप लोग ले सकते हैं। तो 1894 में हम लोग बात करें, 1894 में, तो 1894 में है यहाँ पे प्रथम वन नीति, भारत की प्रथम वन नीति, भारत की प्रथम वन नीति। तो भारत की प्रथम जो वन नीति है, भारत की प्रथम जो वन नीति, भारत की प्रथम वन नीति, भारत की प्रथम वन नीति, तो भारत की प्रथम वन नीति है वो 1894 में। अगर आपसे पूछेगा आजादी के बाद, कब की बेटा? आजादी के बाद, आजादी के बाद की आप लोगों की वन नीति 1952 में। और यदि आप लोगों से बात करेगा संशोधित वन नीति, कौन सी बेटा? संशोधित वन नीति। तो अगर आपसे संशोधित वन नीति की बात करेगा तो ध्यान रखें 1988। 1952 में जो वन नीति थी उसके अनुसार 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। कितने पे बेटा? 33% भूभाग पर वन होने चाहिए, 1952 की नीति। अब आते हैं हम लोग राज्य सरकार। राज्य सरकार से रिलेटेड कौन कौन सी बातें हैं उन पे बात करते हैं। देखिए हमारे पास में समय आता है 1950, बेटा बहुत अच्छी तरीके पढ़ेंगे। समय आता है 1951, समय आता है 1953, समय कौन सा आता है? 1953। समय आता है हमारे पास 2010, समय आता है हमारे पास 1919। अगर इनको याद करते हैं जरा सुनिए आप लोग। हमसे बात करेगा 1950। 1950 में राजस्थान वन विभाग की स्थापना हुई, राजस्थान वन विभाग। तो राजस्थान वन विभाग की स्थापना, राजस्थान वन विभाग की स्थापना, राजस्थान वन विभाग की स्थापना हुई, वो कब हुई? 1950 में। राजस्थान वन विभाग की स्थापना 1950 में हुई। राजस्थान वन विभाग की स्थापना 1950 में। 1951 में देखो हम लोग कहेंगे वन्य जीव एवं पशु अधिनियम, वन्य जीव एवं पशु, मैंने वन नहीं बोला है, ध्यान रखना, वन्य जीव एवं पशु अधिनियम। क्या बोला मैं? वन्य जीव एवं पशु अधिनियम, वन्य जीव एवं पशु अधिनियम, वन्य जीव एवं पशु अधिनियम। तो वन्य जीव पशु अधिनियम कब बना? राजस्थान का 1951 में। लेकिन वन अधिनियम की बात करेगा 1953। किसकी बात करेगा बेटा? वन अधिनियम। वन अधिनियम की बात करेगा 1953। वन अधिनियम, वन अधिनियम कब बना? 1953 में। 2010 में, ये ध्यान रखिए, जैव विविधता बोर्ड, कौन सा बेटा? जैव विविधता बोर्ड, राजस्थान जैव विविधता बोर्ड, राजस्थान जैव विविधता बोर्ड, राजस्थान जैव विविधता बोर्ड, है ना। और आप लोग 2019 की बात करेंगे, यहाँ पे पर्यावरण एवं, ध्यान रखें आप लोग, जलवायु एवं पर्यावरण निदेशालय की स्थापना हुई। और 2024 में हमारे पास वन रिपोर्ट आई। झटके में लीजिए साहब। कौन कहता है याद नहीं होता? याद होने का तरीका होना चाहिए हमारे पास में, याद करने का तरीका होना चाहिए। अगर याद करने का तरीका हमारा बेस्ट है, कोई माइकल लाल हमें पराजित करने वाला नहीं है। इसके बाद 2010 में हमारे पास वन नीति आई, ये ध्यान रखें आप लोग, 18 फरवरी 2010 को। और नवीनतम वन नीति हमारी जून 2023 में आई। इसके अनुसार 20% भूभाग पर हमारे वन होने चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, है ना। वानिकी दिवस 21 मार्च को, विविधता दिवस 22 मई को, ये तो दिवस हो गए। अब देखो हमारे पास में एक होता है वन आवरण, एक होता है वृक्ष आवरण, है ना। मैं देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? वन आवरण, एक होता है बेटा वन आवरण, एक होता है वन आवरण, और एक होता है वृक्ष आवरण। वन आवरण और वृक्ष आवरण, वन आवरण और वृक्ष आवरण। कि हमारे पास जो वन आवरण होता है वो वृक्ष आवरण। हमारे पास वन आवरण की बात करें, मैं कहूँ 16-48 होते नहीं होते, मैं 16-48 नहीं बोल रहा, यहाँ पे 16-5-48 बोल रहा हूँ। समझ लीजिए बावड़े हैं गुरुजी। तो 16-48 नहीं, 16-5-48, 16-5-48 होते ही नहीं होते,
16,548 होते हैं। तो ध्यान रखिए 16,548.21 ध्यान मत दिए, काम चलेगा। ये वर्ग किमी क्या हो गया, वन आवरण हो गया। 16,548 क्या हो गया हमारे पास में, वन आवरण हो गए। वृक्षावरण की बात करेंगे तो वृक्षावरण ध्यान रखना आप लोग, वृक्षावरण 10,841 वर्ग किमी, है ना। यहां हमारे पास में हमने क्या कहा, 16,48 नहीं होता ना, 16,48 नहीं हो रहा, यानी यहां लिखेंगे 16,48, 0.3 लिखेंगे। 3.16% राजस्थान का भौतिक भाग है, उसका 3.16% भाग में हमारे पास क्या है, वृक्षावरण है। क्या है बेटा, वृक्षावरण। और वन आवरण की बात करेंगे, वन आवरण की बात करेंगे तो देखो 48 है लास्ट में, लिख दीजिए 48, लेकिन 48% थोड़ी हो सकता है, 48 लिख लीजिए, पॉइंट में पॉइंट लगाना पड़ेगा। 4.84% भाग पर हमारे राजस्थान के वन आवरण है। और ध्यान रखिए वृक्षावरण की बात करेंगे 3.16 है। कुल मिला के वन आवरण और वृक्षावरण दोनों देखे जाए, वन आवरण और वृक्षावरण, वन आवरण और वृक्षावरण देखे जाए दोनों के दोनों, तो हमारे 8% पे। कितने बेटा, 8% पे, ठीक है। कितने प्रतिशत पे, 8% पे। वन आवरण और वृक्षावरण दोनों की बात करें कितने प्रतिशत पर, 8% पर है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास 1% आजादी के समय 13 था। अभिलेखित वन यानी वो 15वां स्थान है, 0.037 हेक्टेयर है प्रति व्यक्ति वन। वन आवरण हमारा 16,48 नहीं, 16,548 है। 16,48 नहीं बेटा, 16,548 है। 16,48, 16,548 है। प्रदेश में वृक्षावरण क्षेत्र की बात करेंगे तो 10 आप लोगों का 841 है। कितना है, 10,841 है। 10,841 है। हम वन आवरण वृक्षावरण दोनों को जोड़ देंगे इसको तो 27,389 आ जाएगा। ये ध्यान रखें आप लोग। वो 33,014 प्रशासनिक है ना। हाँ 4.84, तो वर्ग किमी 4.84, ये राजस्थान का जो भौतिक भाग है उसका 8% भाग पर वनावरण और वृक्षावरण है, जिसमें से वनावरण की बात करेंगे 4.84 और हम वृक्षावरण की बात करेंगे 3.16। ठीक है। हमारे वनावरण वृक्ष क्षेत्र में कमी बात करेंगे 83.80। जहाड़ी क्षेत्र देखो हमारे राजस्थान में जहाड़ी की बात करेंगे तो 54 क्षेत्र, हमारा राज्य में जहाड़ी जो क्षेत्र फैला हुआ है जहाड़ी, तो हम लोग करेंगे सर 5476 वर्ग किमी में राज्य का जहाड़ी क्षेत्र है, और जिसमें 1.60% बनता है। कितना बनता है, राजस्थान के भौगोलिक भाग का 1.7%, 60। सबसे ज्यादा जो जहाड़ी क्षेत्र मिलता है वो आप लोगों के पाली क्षेत्र में लवणीय मिट्टी मिलती है। तो पाली, जयपुर, अलवर, कौन सा बेटा, पाली, जयपुर, अलवर में राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ियां, क्या कहा मैंने, राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ियां, राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ियां। तो राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ियों की बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ियों की बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ियों की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ियां है वो कहां है, पाली में, अलवर में, जयपुर में। और न्यूनतम झाड़ियों की बात करें आप लोगों से, हनुमानगढ़ में 8 वर्ग किमी, श्री गंगानगर में 16 वर्ग किमी। ये ध्यान रखें। आपके वन रिपोर्ट से 3 छोटे छोटे आएंगे आप लोगों के, एक तो ये हो गई। अब हम लोग बात करेंगे जो सबसे कम वन का है, ज्यादा वन का है, उसके आपके दूसरी पॉइंट बनेगा, और तीसरी आपके वनस्पति, यानी 3 पॉइंट दूंगा। तीनों पॉइंटों में आप लोगों के क्लियर करके 10-10 मिनट के आप लोगों के 3 वीडियो आएंगे। वन संपदा 5-6 घंटे में पढ़ते हैं, वो वन संपदा हमारी कवर हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा, और पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से प्राप्त करते रहेंगे। थैंक यू।